वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेकंड लेक्चर्स देख रहे हैं आरसीसी के ऊपर। मैंने आपको पहले बताया आरसीसी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और मैंने लास्ट टाइम आपको यूपीपीएससी एएन एग्ज़ाम्स का बताया था कि 19 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस आए थे और सारे क्वेश्चंस हमारे IS 456 2000 से ही सारे क्वेश्चंस थे। बट हम जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जैसे बीपीएससी का जो एएन का या फिर लेक्चरर का, असिस्टेंट प्रोफेसर का, या फिर हमारे पास जेपीएससी का, या हम लोग पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का जो जेई का, और बहुत सारी वहाँ पे पोस्टें जो निकलने वाली हैं पंजाब में, या फिर अब एसएससी का पेपर देने जा रहे हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इन लेक्चर्स को बहुत अच्छे से स्टडी करिए। मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप मोर देन 80%, अगर 10 क्वेश्चन आरसीसी के आए तो आप 8 क्वेश्चंस आप इन लेक्चर्स की हेल्प से क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। हम लोगों ने थ्योरी पढ़ना है, देन हम लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चंस को जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जो भी थ्योरी हमने कंप्लीट किया है उससे क्या करेंगे, उसको कवर अप करने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आरसीसी में जो हम लोग पढ़ रहे हैं। हमारा आरसीसी में चल रहा है कोड के, हमने कोड को स्टडी करना है। मेनली किसको स्टडी करना है, हमने कोड को स्टडी करना है। कोड में हम लोगों को देखना है कि किस किस तरीके जो इसके या हम लोग कह सकते हैं इसके हमने सारे क्लॉज को अच्छे से क्या करना है, स्टडी करना है। ओके देखते हैं। हमारे पास है कंक्रीट, ठीक है। तो आप सबको पता है कंक्रीट जो होता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था, कंक्रीट इट इज ए मिक्सचर ऑफ बाइंडिंग मटेरियल, ठीक है, बाइंडिंग मटेरियल कॉमा फाइन एग्रीगेट कॉमा कोर्स एग्रीगेट कॉमा वाटर कॉमा एडमिक्सचर्स। तो आपने ध्यान से समझना है डियर स्टूडेंट्स इस पॉइंट को। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कंक्रीट होता है, इट इज़ ए कॉम्बिनेशन कहिए या इट इज़ ए मिक्सचर कहिए। कंक्रीट इज़ ए हेट्रोजीनियस, ओके, हेट्रोजीनियस को क्या करता है, शो करता है। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ बाइंडिंग मटेरियल। बाइंडिंग मटेरियल में हमने किसको यूज़ करना है, सीमेंट को यूज़ करना है। यस और नो, आरसीसी रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट की हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग लाइम कंक्रीट की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे किसको यूज़ करना है, सीमेंट को यूज़ करना है। ओके बाइंडिंग मटेरियल सीमेंट है। लास्ट क्लासेस में मैंने आपको बताया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट कि आप कंक्रीट को कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। आप मास कंक्रीटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, या आप रैपिड हार्डनिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, या आप क्विक सेटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप किसी फर्नेस में यूज़ कर रहे हैं, हाई टेम्परेचर के लिए है, या आप किसी कोस्टल एरिया पे यूज़ कर रहे हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कंक्रीट को। उसी के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, सीमेंट को सिलेक्ट करते हैं कि हम किस सीमेंट को लें। हाई एल्यूमिना सीमेंट को लें, लो हीट सीमेंट को लें, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को लें, क्विक सेटिंग सीमेंट को लें, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट को लें, पोर्टलैंड सिलेक्ट सीमेंट को लें, ओपीसी को लें, वाइट सीमेंट को लें, या फिर कलर्ड सीमेंट को, एक्सपेंशन सीमेंट को। ये डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड करता है कि आप कंक्रीट को कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ओके नेक्स्ट है हमारे पास फाइन एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट जब भी आएगा तो हम लोग किसकी बात करेंगे, ओनली सैंड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे डियर स्टूडेंट, हम लोग ओनली सैंड की बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट ये हमारे पास इसका जो साइज होता है ये मोर देन 4.75 mm और लेस देन कितना होता है, 80 mm होता है। जब हम लोग कंक्रीट, मैंने आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ डियर स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे हैं सबसे पहले बिल्डिंग मटेरियल, उसके बाद कंक्रीट, उसके बाद आरसीसी पढ़ रहे हैं। तो हमारे बिल्डिंग मटेरियल के कुछ लेक्चर्स तो आ चुके हैं, कुछ रिमेनिंग है, वो धीरे धीरे आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपको कंक्रीट मिलेंगे। कंक्रीट में जितना कंक्रीट आरसीसी के लिए ज़रूरी है वो तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर ही लेंगे, परंतु कंक्रीट को आपने डिटेल में स्टडी करना है। जैसे कि एग्रीगेट्स, अब एग्रीगेट्स में फाइन एग्रीगेट्स जो होता है उसको कोड के बेसिस पे IS 383, कौन सा कोड, IS 383 4 जोन्स में क्या करता है, डिवाइड करता है। जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4 में डिवाइड करता है। जोन 1 में हम लोग कोर्स सैंड को कंसीडर करते हैं, जोन 2 में हम लोग मीडियम सैंड को कंसीडर करते हैं, और जो जोन 3 होता है उसमें हम लोग फाइन सैंड को कंसीडर करते हैं, और जोन 4 जो होता है वेरी फाइन सैंड को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। ये सारा हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, कंक्रीट में पढ़ेंगे, जब मैं कंक्रीट के सारे लेक्चर्स लेकर आ रहा हूँ आपके सामने। नेक्स्ट है हमारे पास कोर्स एग्रीगेट।
ठीक है। कोर्स एग्रीगेट मतलब जो 4.75 mm होता है उस पे क्या करना चाहिए, मटेरियल रिटेन करना चाहिए। मतलब मीन्स हुआ कि उसका जो मिनिमम साइज है वो कितना है, 4.75 mm होता है, और मैक्सिमम साइज कितना होता है, 80 mm होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास वाटर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप वाटर यूज़ करते हैं वो पोर्टेबल वाटर होना चाहिए। मतलब उसमें जैसे अगर आप ऑर्गेनिक देखते हैं, सॉल्ट्स देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें, ऑयल है, एसिड्स है, इन सब से क्या होना चाहिए, वो फ्री फ्रॉम होना चाहिए, जिससे वहाँ पे कोई भी डिफेक्ट्स हमको देखने को ना मिले। और जनरली हम लोग उस वाटर को यूज़ करते हैं जिसका पीएच मोर देन क्या होता है, 6 होता है, या हम लोग ये कह सकते हैं एज पर कोड जो वाटर का पीएच शैल नॉट बी लेस देन 6। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एड मिक्सचर्स। ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके लिए हम लोगों को ये सारी डेफिनेशन यहाँ पे दोबारा से लिखना पड़ा है। एड मिक्सचर का मतलब क्या होता है, ये ध्यान दीजिए। एड मिक्सचर, अगर आप कनाडा की बात करते हैं या आप अमेरिका की बात करते हैं तो वहाँ पे जो एड मिक्सचर्स होता है वो एज ए फिफ्थ इंग्रेडिएंट होता है, बट इंडिया में ऐसा नहीं है। हम लोग इंडिया में जब भी कंक्रीट की बात करते हैं तो बाइंडिंग मटेरियल, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट एंड वाटर की बात करते हैं। अगर आप बात करते हैं अमेरिका एंड कनाडा में तो वहाँ पे जो हमारे पास एयर इन ट्रेनिंग एजेंट जो होता है वो एज ए फिफ्थ इंग्रेडिएंट वर्क करता है, ध्यान देना। और वो उसका यूज़ तब किया जाता है जब फ्रीजिंग एंड थोइंग की प्रॉब्लम होती है। किसकी प्रॉब्लम होती है, फ्रीजिंग एंड थोइंग। मीन्स जैसे कि पहले जो कंक्रीट है उसके अंदर जो वाटर है वो पहले क्या कर रहा है, आइस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, देन मेल्ट होकर के फिर से वो वाटर में आ रहा है। इस प्रोसेस को हम लोग फ्रीजिंग एंड थोइंग प्रॉब्लम बोलते हैं। अब जब भी ऐसा होता है उस केस में हम लोग उसको रेजिस्ट करने के लिए एयर इन ट्रेनिंग एजेंट का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो एड मिक्सचर्स हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कंक्रीट में, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, बट कुछ कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। तो एड मिक्सचर्स जो हमारे पास है, हम लोग जनरली 2 टाइप्स ऑफ एड मिक्सचर्स का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन इज़ द केमिकल एड मिक्सचर एंड सेकेंड वन इज़ द मिनरल एड मिक्सचर। ओके, तो जो केमिकल एड मिक्सचर्स में हम लोग जनरली जो यूज़ करते हैं वो 3 को यूज़ करते हैं। एक तो एसेलरेटर। एसेलरेटर का मतलब क्या है कि जो स्पीड को क्या करता है, अप करता है। ओके, और एसेलेटर का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, इन कोल्ड एरियाज़ में यूज़ किया जाता है। इन कोल्ड एरियाज़ में हम लोग एसेलेटर एड मिक्सचर का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और एक बहुत ही बेसिक जो हमारे पास क्या है, एसेलेटर एड मिक्सचर है जिसका नाम है CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। CaCl2, यस और नो, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड वर्क एज ए एसेलरेटर एड मिक्सचर। ओके, किसकी तरह काम करता है, एसेलरेटर एड मिक्सचर की तरह काम करता है। सेकंड, हम लोग जो केमिकल एड मिक्सचर्स में पढ़ते हैं वो होता है हमारे पास रिटार्डर। रिटार्डर में किसको यूज़ करते हैं, जनरली हम लोग जिप्सम को, और सेकंड जो नंबर पे आता है वो होता है हमारे पास शुगर। तो जनरली जो हम लोग यूज़ करते हैं वो जिप्सम को यूज़ करते हैं। आपको पता है जब भी सीमेंट को बनाते हैं तो जो क्लिंकर होता है उसके साथ में हम लोग क्या करते हैं, जिप्सम को ऐड करते हैं। 2 to 3% ऑफ जिप्सम को ऐड किया जाता है, यस और नो, तब हम लोग क्या करते हैं, सीमेंट को बनाते हैं। अब आपने ध्यान देना, कंक्रीट के टाइम में रिटार्डर, जो हॉट एरियाज होते हैं वहाँ पे हम लोग रिटार्डर का यूज़ करते हैं। मतलब वो उसके सेटिंग टाइम को क्या करता है, इंक्रीज़ कर देता है। सेटिंग टाइम को इंक्रीज़ करने का मतलब है कि 30 मिनट से 45 मिनट कर दिया, समझ रहे हैं ना। उसकी सेटिंग जो रेट है उसको क्या कर रहा है, स्लो कर दे रहा है। रिटार्डर का मतलब क्या करना है, स्लो करना है। तो जिप्सम एंड शुगर are the example of retarder admixtures used in concrete in hot areas. ओके, और जो थर्ड हमारे पास केमिकल एडमिक्सचर्स का आता है वो होता है हमारे पास एयर इंट्रेनिंग एजेंट, जो जनरली इंडिया में हम लोग कम यूज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं मिनरल एडमिक्सचर। तो जो मिनरल एडमिक्सचर्स है डियर स्टूडेंट, वो जो आप यहाँ पे ये जो टेबल देख पा रहे हैं इसमें आपको बहुत सारे मिनरल एडमिक्सचर्स देखने को मिलेंगे। देखिए ये हमारे पास क्या है, मिनरल एड मिक्सचर। कौन सा ये, मिनरल एड मिक्सचर। तो मिनरल एड मिक्सचर्स में हमारे पास कौन सा है, पोजोलानाइज है, फ्लाई एस है, सिलिका फ्यूम है, राइस हस्क एस है, नेक्स्ट है मेटा कैलोलाइन है, और लास्ट है ग्राउंड ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। दीज आर द मिनरल एड मिक्सचर्स। हम लोग इनको भी क्या करते हैं, कंक्रीट में यूज़ करते हैं, और इन सब का अपना अपना रोल है, ठीक है ना। तो आपने प्लीज़ ध्यान से समझना है कि जैसे राइस हस एस होता है, ये आपको कहाँ से ऑब्टेन होता है, तो नोट लिख करके हमारे को दिया हुआ IS कोड में, राइस हस एस इज प्रोड्यूस बाय बर्निंग
राइस हस्क एंड कंटेन लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ सिलिका। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो हमारे पास क्या होता है, राइस हस्क होता है, इसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका होता है, तो वो किसका होता है डियर स्टूडेंट, वो सिलिका का परसेंटेज होता है। टू अचीव एम्फोरस स्टोन, अमोर्फस स्टोन, अमोर्फस स्टोन का मतलब होता है कि जिसका अपना कोई क्या नहीं होता है, शेप नहीं होता है, कोई भी शेप नहीं होता है, ठीक है ना, शेप नहीं है इसके पास अपना कोई भी। ओके, अमोर्फस स्टोन, बस हमारे को क्या करना है, इतना याद रखना है, राइस हस्क मे बी बर्न्ड एट कंट्रोल्ड टेम्परेचर। ओके, तो राइस हस्क ये हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास सिलिका फ्यूम। अगर आप सिलिका फ्यूम के बारे में देखते हैं, द सिलिका फ्यूम वेरी फाइन नॉन क्रिस्टलाइन सिलिकॉन डाइऑक्साइड is a byproduct of the manufacture of silicon, ferrosilicon or the like from quartz and carbon in electric arc furnace। ये कहाँ से मिलता है हमारे को, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस से मिलता है। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे जेई का क्वेश्चन बन जाएगा तो वो यही बन जाएगा कि जो हम लोग क्या करते हैं, मिनरल एडमिक्सचर में सिलिका फ्यूम की बात करते हैं तो वो हमारे को कहाँ से मिलता है, तो ये इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस से हमको मिलता है। नेक्स्ट, इसका कितना प्रोपोर्शन हम लोग कंसीडर यूज करते हैं, तो 5 to 10%। कितना है हमारे पास, 5 to 10% हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ग्राउंड ग्रेनुलेटेड, जो हमारे पास होता है, ठीक है, ग्राउंड ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग जो होता है, इसका मतलब क्या है, ये हमारे को पिग आयरन के जो स्लैग, जब हम लोग क्या करते हैं पिग आयरन का मैन्युफैक्चर्स करते हैं तो वहाँ से जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वहाँ से जो हमारे को मिलता है उसको हम लोग क्या होते हैं, स्लैग। तो ये हमारे पास है ग्राउंड ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। ओके, दीज आर द मिनरल एडमिक्सचर्स। तो एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आपको 4 ऑप्शंस दे करके कि इनमें से बताइए कौन सा मिनरल एडमिक्सचर्स है, या आपसे पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा केमिकल एडमिक्सचर्स है। तो एडमिक्सचर्स का काम क्या होता है, एडमिक्सचर्स जब हम लोग कंक्रीट में ऐड करते हैं तो वो कंक्रीट की प्रॉपर्टीज़ को इन्हेंस करता है, जैसे कि उसकी ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज करना, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना, वर्किबिलिटी को इम्प्रूव करना, ये उसकी प्रॉपर्टीज़ को, कंक्रीट की प्रॉपर्टीज़ को इन्हेंस करने के लिए, उसके सेटिंग टाइम को कम या ज़्यादा करने के लिए हम लोग जनरली किसका यूज़ करते हैं, एडमिक्सचर्स का यूज़ करते हैं डियर स्टूडेंट। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास और इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। जैसे अगर आप बात करते हैं GBFS, ग्राउंड ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, ये क्या काम करता है, इम्प्रूव रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑब्लिक या इम्प्रूव द फ्लूइडिटी ऑफ कंक्रीट, मतलब कंक्रीट के फ्लूइडिटी को, मतलब जिससे कंक्रीट वन प्लेस टू अनदर प्लेस इजीली क्या हो जाए, प्लेस हो जाए, उसमें ये GGBFS क्या करता है, वर्क करता है। नेक्स्ट है सिलिका फ्यूम। सिलिका फ्यूम क्या करता है, सिलिका फ्यूम का क्या काम है डियर स्टूडेंट्स, इट इम्प्रूव मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंक्रीट, इट इम्प्रूव मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंक्रीट। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी में क्या आता है आपके पास, हार्डनेस है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टफनेस है, नेक्स्ट क्या है, स्ट्रेंथ है, इलास्टिसिटी, इन सबको क्या करता है, इंप्रूव करता है बाय हेल्प ऑफ द सिलिका फ्यूम। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास फ्लाई एश। अब फ्लाई एश क्या करता है, फ्लाई एश का काम है इम्प्रूव क्वालिटी एंड ड्यूरेबिलिटी। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ड्यूरेबिलिटी ऑफ द कंक्रीट। उस केस में हम लोग क्या करते हैं, फ्लाई एश का यूज़ करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि कंक्रीट क्या है, कंक्रीट इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑब्लिक मिक्सचर ऑफ बाइंडिंग मटेरियल, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, वाटर एंड एडमिक्सचर्स का होता है। और एडमिक्सचर्स मैंने आपको थोड़ा सा समझाया है, आपको डिटेल में पढ़ना है तो आपको कंक्रीट वाले लेक्चर्स में जाना पड़ेगा, ठीक है, तो वहाँ से आपको पढ़ने को मिलेगा कि जो एडमिक्सचर्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट वन इज़ द केमिकल, सेकेंड वन इज़ द मिनरल एडमिक्सचर्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एग्रीगेट। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं एग्रीगेट का, कि जो हमारे पास एग्रीगेट है, जो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं एग्रीगेट, कि अब एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि आपको आरसीसी के लिए जो आपने एग्रीगेट को यूज़ करना है उसका क्या साइज़ होगा। यस और नो, एग्रीगेट जो आप किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, आरसीसी के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसका क्या साइज़ होगा। तो आपने ध्यान से समझना है। पहले तो अगर आपको एग्रीगेट के बारे में पढ़ना है तो आप किस कोड को स्टडी करेंगे, IS 383, किस कोड को स्टडी करेंगे आप,
IS 383 कोड को क्या करने वाले हैं, आप स्टडी करने वाले हैं। जो IS 383 कोड होता है ये हमारे को फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट का क्लासिफिकेशन बताता है। ओके, फर्स्ट, aggregate shall be compiled with the requirements of the IS 383 as far as possible reference shall be given to the natural aggregates. Other type of aggregates such as a slag or crushed overburnt brick or tiles which may be found suitable with regard to strength, durability of concrete and freedom to harmful effects may be used for plain concrete member. बट सच एग्रीगेट्स, ध्यान देना कौन से एग्रीगेट, जिसमें आप स्लैग को यूज़ कर रहे हैं या फिर आपके पास कौन सा है ओवरबर्न ब्रिक। जो ओवरबर्न ब्रिक होती है जिसको हम लोग जनरली ब्रिक वर्क में क्या नहीं करते, कंसीडर नहीं करके चलते हैं। आपको पता है उसको जनरली हम लोग रोड के जो रोड बनाने के काम में क्या करते हैं, जनरली यूज़ कर रहे होते हैं। ओवरबर्न ब्रिक और टाइल्स, जो टाइल्स क्या कर जाती है, ब्रेक कर जाती है, टूट जाती है, जिसको हम लोग फिनिशिंग में यूज़ नहीं कर पा रहे होते हैं फ्लोर पे या किसी भी वॉल पे, तो उसको हम लोग क्या कर रहे होते हैं, एज ए एग्रीगेट क्या कर रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं। तो इन एग्रीगेट को किसको ध्यान में, सूटेबल विद रिगार्ड स्ट्रेंथ में, ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट, फ्रीडम, हार्मफुल इफेक्ट्स, कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए कंक्रीट पे, कि जैसे कि वहाँ पे क्या हो जाए, सेग्रीगेशन हो जाए या फिर वहाँ पे क्या हो, एफ्लोरेसेंस हो, ये सब इफेक्ट्स वहाँ पे नहीं पड़ने चाहिए। मे बी यूज फॉर प्लेन कंक्रीट मेंबर। अब आपने ध्यान देना है कि इन एग्रीगेट्स में क्या नहीं होना चाहिए, 0.5%, जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 0.5% ऑफ सल्फेट एज SO3, कितना हमारे पास बोलिए 0.5 SO3, एंड शुड नॉट अब्जॉर्ब मोर देन 10% वाटर, ठीक है, 10% वाटर ऑफ देयर ऑन मास ऑफ वाटर। तो आपने ध्यान देना है कि इससे ज़्यादा वाटर क्या नहीं चाहिए, अब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए, और उसमें SO3 का परसेंटेज किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 0.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हमने ध्यान देना है कि जब भी एग्रीगेट्स का क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है, या फिर आपको फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट के बारे में स्टडी करना है, तो आपको IS 383 को स्टडी करना पड़ेगा। अगर उसके अलावा भी है तो हम लोग इनको जनरली यूज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइज ऑफ द एग्रीगेट। क्या बोलिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं साइज ऑफ द एग्रीगेट। साइज ऑफ एग्रीगेट की बात करते हैं कि जनरली आप RCC में कितने mm का एग्रीगेट यूज़ करते हैं, जैसा नो। तो हमारे पास क्वेश्चन है जैसे 5 mm, 10 mm, 20 mm, 25 mm, तो हमारा आंसर क्या आएगा 20 mm। कोड कहता है जनरली हम लोग RCC वर्क के लिए जो एग्रीगेट यूज़ करते हैं वो हमारे पास कितना होता है, 20 mm का होता है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, फॉर मोस्ट वर्क 20 mm एग्रीगेट इज सूटेबल। कौन सा, RCC का। बट देखिए इसको बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है। नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल विद इन द लिमिट्स स्पेसिफाइड। आप बड़े से बड़ा एग्रीगेट क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, बट इन नो केस ग्रेटर देन। इसका मतलब ये है कि आप किससे ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हैं, नो केस ग्रेटर देन 1/4, हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं 1/4 ऑफ द मिनिमम थिकनेस। एक मिनट, इसको रब कर देते हैं हम लोग पहले यहाँ से, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। जो एग्रीगेट का साइज होगा, मैक्स साइज ऑफ एग्रीगेट, मैक्स साइज ऑफ एग्रीगेट क्या बोल रहा है, इन मैक्स साइज ऑफ एग्रीगेट, नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट शुड बी लार्ज एज पॉसिबल विद इन द लिमिट स्पेसिफाइड बट इन नो केस ग्रेटर देन, मतलब किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1/4 ऑफ द थिकनेस ऑफ द मेंबर। प्लीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये क्या कह रहा है, नॉमिनल मैक्सिमम साइज लिख लीजिए इसको, ठीक है। नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट क्या नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, किससे, 1/4 ऑफ द थिकनेस ऑफ द मेंबर। अगर आप बीम की डिज़ाइन कर रहे हैं, आप स्लैब का डिज़ाइन कर रहे हैं, जिस भी मेंबर की आप बात कर रहे हैं उसकी जो थिकनेस होगी, थिकनेस मान लीजिए अगर हमारे पास 100 mm थिकनेस है, जनरली हम लोग स्लैब के केस में देखते हैं कि जैसे 90 mm थिकनेस है तो उसका 1/4 कितना हो जाएगा,
बोलिए 1/4 कितना होगा, अगर 100 मान लीजिए तो 25 हो गया। मीन्स जो मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट होगा वो 25 mm से क्या नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। थिकनेस ऑफ द मेंबर प्रोवाइड दैट द कंक्रीट कैन बी प्लेस्ड विदाउट डिफिकल्टी सो एज टू सराउंड ऑल रिइंफोर्समेंट थ्रूली एंड फिल द कॉर्नर्स ऑफ द फॉर्म। मतलब इसलिए ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि जब आप कंक्रीटिंग को क्या करते हैं, फिल करते हैं या कंक्रीटिंग को प्लेसिंग करते हैं, तो उस टाइम पे जब कंक्रीट क्या हो, ईजिली क्या हो जाए, वहाँ से पास कर जाए। ऐसा नहीं हो कि दो रिइंफोर्समेंट के बीच में, मान लेते एक ये रिइंफोर्समेंट है और हम लोग दूसरा रिइंफोर्समेंट देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे हमारे पास ये दो रिइंफोर्समेंट हैं, ठीक है। इन दो रिइंफोर्समेंट को हमने इस तरीके से लगा रखा है, एक एग्रीगेट इसमें से क्या करना है, पास करना है। तो आप खुद बताइए, जो आप एग्रीगेट का साइज़ लेंगे वो एग्रीगेट क्या करना चाहिए, इससे इजीली पास कर जाना चाहिए ना। तो हमारे को ये चीज़ ध्यान में देखना होता है, ध्यान में रखना होता है कि जो भी आप क्या कर रहे हैं, एग्रीगेट को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। द कंक्रीट कैन बी प्लेस्ड विदाउट डिफिकल्टी, बिना किसी डिफिकल्टी के क्या करना है, हमने उसको प्लेस करना है सो एज टू सराउंड ऑल रिइंफोर्समेंट थ्रूली एंड फिल द कॉर्नर्स ऑफ द फॉर्म। जो भी कॉर्नर है वो इजीली क्या हो जाए, फॉर्म हो जाए। फॉर मोस्ट वर्क, नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। फॉर मोस्ट वर्क, ठीक है, फॉर मोस्ट वर्क 20 mm एग्रीगेट, 20 mm एग्रीगेट, 20 mm एग्रीगेट इज सूटेबल। ध्यान दीजिए इसको, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि जनरली हम लोग आरसीसी में जो हम लोग एग्रीगेट का मैक्सिमम साइज लेके चल रहे हैं वो कितना लेके चलते हैं, 20 mm लेकर के चलते हैं। ओके, 20 mm सूटेबल होता है। वेयर देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन टू द फ्लो ऑफ कॉन्क्रीट, अगर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो उस केस में हम लोग कितना ले सकते हैं, 40 mm, और लार्ज साइज में भी परमिटेड, उस केस में हम लोग 40 mm भी ले सकते हैं और उससे ज़्यादा वाला साइज भी ले सकते हैं। बट ध्यान क्या देना है कि जो भी आप एग्रीगेट ले रहे हैं उसका साइज 1/4 ऑफ द थिकनेस ऑफ द मेंबर से क्या नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप 20 mm भी ले सकते हैं, आप 40 mm भी ले सकते हैं, आप 40 mm से भी ज़्यादा ले सकते हैं। बट कंडीशन हमारे पास यहाँ पे क्या है कि जो भी आप एग्रीगेट का साइज़ ले रहे हैं, ये एग्रीगेट जो भी मेंबर है जिसमें आप उस कंक्रीट को फिल करने जा रहे हैं उसकी थिकनेस के 1/4 से क्या नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन कह रही है कोड। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इन कंक्रीट मेंबर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इन कंक्रीट एलिमेंट्स विद थिन सेक्शन, मतलब जो थिन सेक्शन है, क्लोजली स्पेस्ड रिइंफोर्समेंट, थिन सेक्शन है या फिर रिइंफोर्समेंट क्या है, बहुत ज़्यादा क्लोजली है। ओके, क्लोजली स्पेस्ड रिइंफोर्समेंट और स्मॉल कवर। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि व्हाट इज द कवर। कंसीडरेशन शुड बी गिवन टू यूज 10 mm नॉमिनल मैक्सिमम साइज होता है। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि जो भी आपने एग्रीगेट का क्या करना है, साइज लेना है, वो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है कि एग्रीगेट का साइज 1/4 ऑफ द मेंबर ऑफ द थिकनेस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जनरली मोस्ट ऑफ वर्क में हमने कितना लेके चलना है, 20 mm साइज़ का एग्रीगेट लेके चलना है। अगर हम लोगों को कंक्रीट को फ्लो करने में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उस केस में हम लोग 40 mm भी ले सकते हैं और उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। बट हमने फर्स्ट कंडीशन को याद रखना है। पर कोड कहता है कि अगर थिन सेक्शन है और क्लोजली स्पेस्ड, मतलब क्लोजली क्या है, रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रखा है, या फिर हमारे पास क्या है, क्लोजली स्पेस्ड कर रखा है, या कवर स्मॉल कवर है, उस केस में हम लोग 10 mm मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट्स कंसीडर करके चलते हैं। तो आपको तीनों पॉइंट्स यहाँ से क्लियर हो गए कि ये वाला, ये हमको जो भी एग्रीगेट्स लेना है इस पॉइंट को क्या करना चाहिए, वो सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर चलेगा। ओके, ये हमारे पास काफ़ी एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हमने देखना है यहाँ पे 5.3.3.1, ये क्लॉज है, क्लॉज 5.3.3.1। ये क्या कहता है, फॉर हैवीली रिइंफोर्स्ड कंक्रीट मेंबर एज इन केस ऑफ रिब ऑफ मेन बीम द नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट शुड यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू 5 mm लेस देन द मिनिमम क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द मेन बार्स। मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, कोई भी एक बीम है इस तरीके का और हैवी रिइंफोर्समेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्या है, रिइंफोर्समेंट है, दूसरा रिइंफोर्समेंट ये है। इन दोनों के बीच की जो क्लियर डिस्टेंस है वो ये वाली क्लियर डिस्टेंस है। क्या सुनो, ये क्या हमारे पास क्लियर डिस्टेंस।
द नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट शुड यूजुअली बी रिस्ट्रिक्टेड टू 5 mm लेस देन द मिनिमम क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द बार। अगर मान लेते हैं ये डिस्टेंस हमारे पास कितना है, a है, तो साइज ऑफ एग्रीगेट क्या होगा, साइज ऑफ एग्रीगेट हम लोग यहां पे लिखेंगे a-5। ओके, दूसरा मेन बार और, ठीक है, क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द 5 mm लेस देन द नॉमिनल क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द मेन बार और 5 mm लेस देन द मिनिमम कवर टू द रेनफोर्समेंट विच एवर इज स्मॉल। दूसरा आप यहाँ पे समझने की एक और चीज़ कोशिश करिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये चीज़ समझने की कोशिश करिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, इस लाइन को थोड़ा सा मैं हटाता हूँ, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये पॉइंट आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा, दोनों पॉइंट इस तरीके का बीम है। थोड़ा सा हमने इसको जूम कर लिया है, तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे कि ये वाला देखिए आप, ये जो कवर देख रहे हैं ना, मतलब किसके, रिइंफोर्समेंट के, जो बिलो है, रिइंफोर्समेंट जो है, ये रिइंफोर्समेंट हो गया, ठीक है ना, रिइंफोर्समेंट, और ये क्या है, बॉटम, ये क्या डियर स्टूडेंट्स, ये क्या हमारे पास बॉटम, ये क्या बॉटम, ठीक है ना, बॉटम और रिइंफोर्समेंट के बीच का जो, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कवर बोल रहे हैं। कौन सा कवर है ये हमारे पास, मिनिमम क्लियर कवर, ठीक है ना, सॉरी मिनिमम कवर, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉमिनल कवर बोलते हैं, ध्यान समझना, क्या है, नॉमिनल कवर, ठीक है। तो नॉमिनल कवर इसका मतलब है कि अगर मान लेते हैं ये साइज कितना है हमारे पास, b के इक्वल है, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पे साइज ऑफ एग्रीगेट, साइज ऑफ एग्रीगेट विच एवर इज स्मॉल, यस और नो, विच एवर इज स्मॉल, क्या, a-5 और b-5, इन दोनों में से मान लेते हैं ये हमारे पास कितना है, 25 सेंटीमीटर है। कितना है डियर स्टूडेंट्स, अगर ये 25 सेंटीमीटर है तो ये वाला रिजल्ट किसके इक्वल आ जाएगा, इफ़, हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा कंडीशन लिख ले रहे हैं, इफ़ a इक्वल टू 25, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या बन जाएगा, रिजल्ट बन जाएगा 25 - 5 इक्वल टू 20 mm। ओके, अगर आप दूसरा देखते हैं, मान लेते हैं बी जनरली बीम के केस में कितना होता है, 25 कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं ये हमने कितना ले रखा है, 30 ले लेते हैं, सपोज ये हमने कितना ले लिया, 30, समझने के लिए कर रहे हैं, इफ बी इक्वल टू 30 mm, तो इस केस में हमारे पास रिजल्ट कितना आ जाएगा, 30 - 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 mm। तो बताइए, तो इसका मतलब जो साइज ऑफ एग्रीगेट होगा वो क्या होगा, विच एवर इज स्मॉल, जो इन दोनों में से क्या होगा, कम होगा, वही हमारे पास क्या आएगा, आंसर आएगा। तो हम लोग कहेंगे विच एवर इज स्मॉल, दैट्स मीन्स जो साइज ऑफ एग्रीगेट है वो हमारे पास कितने mm का होगा, 5 mm का, सॉरी 20 mm का होगा। तो यहाँ से आपको क्लियर पॉइंट हो गया ये अच्छे से। इस तरीके से जो भी आप एग्रीगेट्स कंसीडर कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, उसको हमने यहाँ पे क्या रखना है, याद रखना है। एग्रीगेट के लिए किस कोड को स्टडी करते हैं हम लोग, IS 383 को कंसीडर स्टडी करते हैं। और अगर आपने क्या करना है, मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट पता करना है, तो आप इस कंडीशन की हेल्प से कर सकते हैं, और जो आपका एग्रीगेट है वो आपके सामने ऑलरेडी अवेलेबल है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स वाटर। जो भी आप क्या कर रहे हैं, वाटर यूज़ कर रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं आप डियर स्टूडेंट्स, जो भी आप वाटर यूज़ कर रहे हैं वो वाटर कैसा होना चाहिए, वाटर यूज फॉर मिक्सिंग एंड क्योरिंग shall be clean and free from injurious amounts of, मतलब क्या होना चाहिए, फ्री फ्रॉम किससे होना चाहिए, बोलिए, अमाउंट्स ऑफ ऑयल, कॉमा, एसिड्स, एल्कलीज, कॉमा, साल्ट्स, ठीक है, कॉमा, शुगर, कॉमा, ऑर्गेनिक, ठीक है, ऑर्गेनिक मटेरियल, इन सब से क्या होना चाहिए, फ्री फ्रॉम होना चाहिए। फ्री फ्रॉम जो भी वाटर आप क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, किसके लिए, कंक्रीट को मिक्स करने के लिए
और कंक्रीट को क्योर्ड करने के लिए, कंक्रीट को क्यूरिंग करने के लिए, ठीक है। जब हम लोग स्ट्रक्चर बना लेते हैं उसके बाद आपने देखा है कि हम छिड़काव लगाते हैं पानी का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूरिंग बोलते हैं। तो उसमें जो आपने वाटर यूज़ करना है वो वाटर क्या होना चाहिए, फ्री फ्रॉम, मतलब क्या होना चाहिए, एक तो क्लीन होना चाहिए, दूसरा फ्री फ्रॉम ऑफ दीज मटेरियल्स लाइक, ओके। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, हमने जो भी हमने डाटा लेते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, सल्फेट या फिर क्लोराइड, सस्पेंडेड सॉलिड, वो हम लोग किस कोड के बेसिस पे लेते हैं, वो हमारे पास जो कोड है वो है हमारे पास IS 3025। ऐसा नो, मैंने आपसे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी बताया था कि वहाँ पे IS 3025 नहीं गिवन कर रखा था, वहाँ पे क्या गिवन कर रखा था, 3012 कोड गिवन कर रखा था। बट उस केस में हम लोग किस क्वेश्चन को सही किए थे, IS 456 को करेक्ट किए थे, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन कराया था, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा समझना चाहते हैं इस टेबल को। ये टेबल आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। अगर ये टेबल आपको याद है तो आप कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को, ठीक है। हम लोग इस टेबल को यहाँ पे इस तरीके से फ्रेम कर ले रहे हैं। ये हमारे पास है फर्स्ट सीरियल नंबर, सेकंड है हमारे पास सब्सटेंस जितने भी हैं, नेक्स्ट है हमारे पास परमिसिबल लिमिट, ओके। तो हम लोग इस तरीके से एक टेबल बना रहे हैं यहाँ पे, तो देखिए, ओके। तो फर्स्ट हो गया, कितना टेबल बनाना है, 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास है सीरियल नंबर 1 2 3 4 5। फर्स्ट हमारे पास क्या डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। सेकेंड है हमारे पास इनऑर्गेनिक। थर्ड जो हमारे पास है सल्फेट। फोर्थ जो हमारे पास है क्लोराइड। और जो लास्ट है हमारे पास वो क्या है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है सस्पेंडेड सॉलिड। सस्पेंडेड सॉलिड। तो आपने याद रखना है, ऑर्गेनिक हमारे पास कितना है, 200 मिलीग्राम पर लीटर। इनऑर्गेनिक कितना है डियर स्टूडेंट्स, 3000 मिलीग्राम पर लीटर। सल्फेट कितना है, 400 मिलीग्राम पर लीटर। अब आप क्लोराइड की बात करेंगे तो क्लोराइड में हमारे पास दो केस हैं। फर्स्ट है हमारे पास RCC के लिए, तो RCC के लिए हम लोग कितना लेके चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, 500 मिलीग्राम पर लीटर। और अगर आप बात करते हैं किसका, PCC का, प्लेन सीमेंट कंक्रीट का बात करेंगे, तो ये वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये वैल्यू है हमारे पास 2000 मिलीग्राम पर लीटर। और जो सस्पेंडेड सॉलिड होते हैं इसकी क्वांटिटी कितनी है, 2000 मिलीग्राम पर लीटर होता है, ओके। तो इतना डाटा अगर हमारे को याद है तो हम किसी भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट इज दिस, दिस इज द परमिसिबल लिमिट, परमिसिबल, ओके, परमिसिबल लिमिट, मतलब इस लिमिट के अंदर होना चाहिए या इतना होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परमिसिबल लिमिट बोलते हैं। क्लियर हो गया ये पॉइंट आपको यहाँ तक। तो आपको पता चल गया कि जो भी आप वाटर यूज़ करने जा रहे हैं कंक्रीट में, वो वाटर क्या होना चाहिए, वो वाटर क्लीन होना चाहिए, फ्री फ्रॉम ऑफ द, जो हमारे पास क्या होती है, फ्री फ्रॉम अमाउंट्स ऑफ ऑयल, एसिड्स, एल्कलीज, सॉल्ट, शुगर और ऑर्गेनिक मटेरियल से क्या होना चाहिए, फ्री फ्रॉम होना चाहिए। 6 pH से लेस देन वाटर को हम लोग कंक्रीट में यूज़ नहीं करते हैं। सी वाटर को ओनली यूज इन PCC कंक्रीट बट नॉट यूज फॉर RCC, नॉट फॉर मिक्सिंग एंड क्यूरिंग। ना तो हम लोग कंक्रीट के मिक्सिंग में करेंगे और ना ही हम लोग क्यूरिंग में, इन केस ऑफ RCC में सी वाटर को यूज़ करेंगे। और जो भी आप वाटर यूज़ कर रहे हैं उसमें परमिसिबल वैल्यूज़, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, सल्फेट, क्लोराइड एंड सस्पेंडेड सॉलिड्स की ये वैल्यूज़ आपको क्या होनी चाहिए डियर स्टूडेंट्स, याद होनी चाहिए, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रेनफोर्समेंट। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, रेनफोर्समेंट। अब आप कहेंगे हमने तो ये पढ़ा था सर लास्ट में, अब नहीं पढ़ेंगे, अब लास्ट टाइम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, द रेनफोर्समेंट, हमारे पास 2 टाइप्स के रेनफोर्समेंट को हम लोग जनरली स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट हमारे पास कौन सा है, माइल्ड स्टील। कौन सा डियर स्टूडेंट्स, माइल्ड स्टील। और जो सेकेंड है आपके पास वो हमारे पास कौन सा होता है, HYSD,
HYSD बार होता है। कौन सा होता है? HYSD बार एंड माइल्ड स्टील। HYSD बार का फुल फॉर्म क्या होता है डियर स्टूडेंट? हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार होता है। और ये हमारे पास क्या है? माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील, इसी को हम लोग माइल्ड स्टील इज आल्सो नॉन एज ए स्ट्रक्चरल स्टील। किसके नाम से जानते हैं? एज ए स्ट्रक्चरल स्टील के नाम से हम लोग जानते हैं माइल्ड स्टील को। HYSD में हम लोग दो स्टील को पढ़ते हैं। इसमें हमारे पास कौन सी स्टील है? Fe250। और जबकि हम लोग इसमें किसको पढ़ते हैं? Fe415 एंड Fe कितना हमारे पास बोलिए? 500। तो इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? टॉर 40 के नाम से मार्केट में अवेलेबल होता है। और ये किसके नाम से? टॉर 50 के नाम से अवेलेबल होता है। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। अब बताइए, माइल्ड स्टील मैंने आपको कोड में पढ़ाया था। माइल्ड स्टील के लिए हम कौन से कोड को स्टडी करते हैं? माइल्ड स्टील के लिए जो कोड होता है वो होता है IS 432। कोड को हम लोग क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। जबकि आप HYSD बार में देखेंगे, इसमें किस कोड को यूज़ करते हैं हम लोग? बोलिए, किस कोड को यूज़ करते हैं हम लोग? IS 1786 कोड को स्टडी करते हैं। अगर आपको HYSD बार के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप IS 1786 कोड को स्टडी करेंगे। अगर आपको माइल्ड स्टील के बारे में कुछ भी स्टडी करना है तो आप IS 432 पार्ट 1 को क्या करेंगे? स्टडी करने जाएंगे। ठीक है ना? तो यहाँ से हमारे को पता चल जाएगा। दूसरा, जो माइल्ड स्टील होता है उसमें जो कार्बन कंटेंट है वो हमारे पास रेंज कितना होता है? कार्बन कंटेंट का कितना रेंज होता है डियर स्टूडेंट्स? ये 0.05 टू 0.025, मतलब 0.05 से 0.25% के बीच में कार्बन परसेंटेज किस में होता है? माइल्ड स्टील में होता है। बट इन केस ऑफ HYSD बार, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार में कार्बन परसेंटेज क्या होता है? ज़्यादा होता है कंपैरिजन टू किस? कंपैरिजन टू माइल्ड स्टील। HYSD बार हैव मोर कार्बन कंटेंट कंपेयर टू माइल्ड स्टील। तो वो हमारे पास कितना है? 0.25 टू 0.34% होता है। अब आपने यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है। ठीक है, पॉइंट क्या है हमारे पास? अगर आपने क्या किया? कार्बन परसेंटेज को अगर आपने इंक्रीज़ किया, अगर आपने क्या किया? कार्बन परसेंटेज को इंक्रीज़ किया, तो यहाँ पे जो स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगा हमारे पास? स्ट्रेंथ आपका क्या कर जाएगा? इंक्रीज़ कर जाएगा। क्या कर जाएगा? स्ट्रेंथ आपका इंक्रीज़ कर जाएगा। डक्टिलिटी जो होती है वो क्या कर जाएगी? रिड्यूस कर जाएगी। और जो क्या होता है हमारे पास? ब्रिटलनेस जो है वो क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इस पॉइंट को। इसको ध्यान से समझिए। कार्बन परसेंटेज को इंक्रीज करने से स्ट्रेंथ क्या करती है? इंक्रीज करती है। डक्टिलिटी क्या करती है? डाउन होती है। ब्रिटलनेस क्या होता है? उसका बढ़ता है। अगर आप एग्जांपल देखते हैं Fe250 और Fe415, इन दोनों का एग्जांपल देखिए आप। अगर आप Fe250 और Fe415 की बात करते हैं तो अब आप खुद बताइए कि इन दोनों में से कार्बन परसेंटेज किसका ज़्यादा होगा? Fe250 का या Fe450 का? तो यू नो वेरी वेल, Fe415 इज HYSD बार, और HYSD बार के पास जो कार्बन कंटेंट होता है वो मोर देन और क्या होता है? माइल्ड स्टील होता है। इसका मतलब इसमें जो कार्बन परसेंटेज है वो ज़्यादा है। अगर इसमें कार्बन परसेंटेज ज़्यादा होगा तो स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा होगा? Fe415 का या फिर Fe250 का? तो डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रेंथ जो ज़्यादा होगा वो किसका होगा? वो Fe415 का होगा। वाई? बिकॉज इसके पास कार्बन कंटेंट ज़्यादा है। तो बताइए, डक्टिलिटी इसकी कम होगी या 250 की कम होगी? तो डक्टिलिटी किसकी ज़्यादा होती है? डक्टिलिटी 250 की ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं ब्रिटलनेस नेचर को कौन ज़्यादा शो करेगा? तो ये उसके कंपैरिजन में ज़्यादा ब्रिटलनेस को क्या करेगा? शो करेगा। यस और नो? तो एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी कौन सा मटेरियल शो करता है? एग्जाम का क्वेश्चन क्या है डियर स्टूडेंट्स? एग्जाम का क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी कौन सा मटेरियल शो करता है, जिसमें 4 एग्जाम्पल्स आते हैं। फर्स्ट वन इज़ द रॉट आयरन, यस और नो? सेकेंड वन इज़ द माइल्ड स्टील, थर्ड वन इज़ द कास्ट आयरन, फोर्थ वन इज़ द पिग आयरन। तो आपने ध्यान देना है कि जो मिनिमम, जिसके पास क्या होगा? मिनिमम कार्बन कंटेंट होगा उसके पास डक्टिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो सबसे कम जो कार्बन कंटेंट होता है वो किसके पास होता है? वो रॉट आयरन के पास होता है, लेस देन 0.8, यस और नो? 0.8% से क्या होता है? कम होता है।
इसीलिए वो क्या करता 0.8 नहीं सॉरी 0.08 होता है। तो इसलिए आपने ध्यान देना है इस पॉइंट को कि सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी जो शो करता है वो कौन शो करता है, रॉट आयरन शो करता है। कौन शो करता है, रॉट आयरन, WROUGHT, रॉट आयरन शो करता है। जैसे जैसे कार्बन का परसेंटेज बढ़ता जाएगा स्ट्रेंथ बढ़ती हुई जाएगी, ठीक है ना, क्या होगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगी और क्या होगा, डक्टिलिटी कम होगी, ब्रिटलनेस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोगों को कोड ने और हमारे को क्या बोला है। कोड हमको क्या कह रहा है और कोड को हमने अच्छे से पढ़ लेना डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील शैल बी टेकन एज 200 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये आपको देखिए, आपको अगर यहाँ पे देखने में कुछ भी दिक्कत है तो बस आपको अगर एक क्लॉज नंबर, आप अपना कोड लेकर के बैठिए, ठीक है, या आप अपने फ़ोन में भी ओपन कर सकते हैं, बट आपके पास एज आप सिविल इंजीनियर हैं तो आपके पास कोड होना चाहिए। फिर भी अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने मोबाइल में क्या कीजिए, डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे क्लॉज नंबर देखिए 5.6.3, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या कह रहा था, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील शैल बी टेकन एज। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम लोगों ने कितना लेके चलना है, इसको हम लोग थोड़ा सा रफ कर देते हैं, ठीक है ना। ठीक, इसको हटा देते हैं। तो कोड क्या कहता है कि मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी EH कितना होता है, 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। ध्यान से समझिए इसको। ये हमारे पास क्या होता है, इट इज़ कांस्टेंट फॉर ऑल ग्रेड ऑफ कंक्रीट, यस और नो। ये हमारे पास Fe250, Fe415, Fe500 सब के लिए क्या होता है, ES का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। इट इज़ नॉट डिपेंड, ये एक वैल्यू है, देखिए ये डिपेंड कब करता, अगर सपोज 2 × 10⁵ इंटू क्या होता है, Fy होता, यस और नो। अगर सपोज ये डाटा इस तरीके से होता 2 × 10⁵ Fy, ठीक है, इस तरीके से होता, तब आप कहते कि ES इज डिपेंड ऑन Fy एंड Fy इज द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, और हर स्टील का अपना अलग यील्ड स्ट्रेंथ होता है, तब आप कहते हैं कि ये ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड करता है। बट जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, हमारे पास सिर्फ क्या दिख रहा है, हमको तो ये जो फॉर्मूला दिख रहा है इसमें कहीं पे भी Fy नहीं है। इसका सिंपल सा मतलब है कि सभी ग्रेड के लिए, चाहे आप Fe250 की बात कीजिए, Fe415 की बात कीजिए, Fe500 की कीजिए, सबके केस में ES का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। द कैरेक्टरिस्टिक यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट स्टील शैल बी अज्यूम्ड एज द मिनिमम यील्ड स्ट्रेस, minimum yield stress oblique 0.2% proof stress specified in the relevant Indian standard। अब आप ध्यान से समझिए, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ डियर स्टूडेंट्स कि जब भी आप स्ट्रेस स्ट्रेन का डायग्राम बनाते हैं तो आप माइल्ड स्टील को ही क्यों यूज़ करते हैं, आप अनदर स्टील को क्यों नहीं यूज़ करते हैं, या फिर अनदर जैसे आप एल्यूमिनियम का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम करके क्यों नहीं स्टडी करते हैं, आप HYSD के बार का स्टडी करके क्यों नहीं करते हैं। तो मेरा कहने का सिंपल सा मतलब है, अगर आपको ये पॉइंट क्लियर नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि हमेशा स्ट्रेस स्ट्रेन का माइल्ड स्टील के लिए इसलिए बनाया जाता है क्योंकि वो एक डेफिनेट यील्ड पॉइंट को शो करता है। अगर आप किसी अनदर सब मटेरियल का अगर आप स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाते हैं तो वो अपना मतलब जो क्या है, मतलब फिक्स या मतलब जो उसमें यील्ड पॉइंट को क्या नहीं करता, शो नहीं करता है। इसलिए हम लोग उसमें क्या करते हैं, 0.2% प्रूफ स्ट्रेस को क्या करके चलते हैं, कंसीडर करके चलते हैं। अब आपने जैसे देखिए एक डायग्राम देखिए यहाँ पे, ये हमारे पास क्या डायग्राम है, ठीक है, इसमें हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे जैसे हमारे को इस तरीके का क्या बनाना है, ठीक है, ये हमने बनाया एक अपना, ये क्या है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर माइल्ड स्टील है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, सिग्मा, और यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, एप्सिलॉन। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है किसका, ये हमारे पास है Fe250 का है, यस और नो। Fe250 का तो आपको यहाँ पे पता होता है ये क्या होता है, PL प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट, अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, ठीक है, ये प्लास्टिक जोन हो गया, स्ट्रेन हार्डनिंग हो गया, ठीक है ना। और ये हमारे पास कौन सा फ्रैक्चर पॉइंट, ये अल्टीमेट पॉइंट है। तो आपको यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट होता है इसको हम लोग लोअर यील्ड पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ पे आने वाला जो स्ट्रेस है, इस पॉइंट पे जो स्ट्रेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा वाई बोलते हैं।
मतलब कहने का मतलब है कि जब भी आप स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ Fe250 को स्टडी करते हैं तो यहाँ से आपको पता चल जाता है कि इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आने वाला स्ट्रेस क्या होगा, यील्ड स्ट्रेस होगा। बट आपको अगर आपने HYSD बार पे स्टडी करते हैं, अगर आप Fe500 पे स्टडी करते हैं तो वहाँ पे आपको इस यील्ड पॉइंट क्या होता है, नहीं मिलता है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, देखिए उस केस में हमने क्या करना है, उस केस में हम लोग डियर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। यहाँ पे जैसे हमने डायग्राम बनाया, ठीक है, इस तरीके से हमारे को क्या मिल रहा है, डायग्राम मिल रहा है। सपोज इस तरीके से मिलता है हमारे को, और ये हमारे पास किसका मिल रहा है, ये हो गया जैसे Fe415 का है। ओके, किसका, ये Fe415 का है। तो आपने ध्यान देना है कि इसमें कोई भी स्पेसिफिक यील्ड पॉइंट नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस यहाँ से, ठीक है, यहाँ से इस लाइन के जो इसका लीनियर होता है, इस लाइन के पैरेलली हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो वो लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से हमने इस लाइन के पैरेलल, ठीक है ना, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल हैं। और जिस पॉइंट पे ये इसको क्या करता है, कट करेगा, जहाँ पे, सॉरी ये गलत हो गया, जिस पॉइंट पे ये इसको क्या कर रहा है, कट कर रहा है, मतलब यहाँ पे जो हमको रिजल्ट मिलेगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, FY कहेंगे। और ये जो है ये क्या, 0.02, मतलब क्या, 0.2, तो एक और जीरो आएगा। मतलब ये इसको हम लोग लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको छोड़िए, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.2%। स्ट्रेन पे हम लोग क्या करके चलते हैं, कंसीडर करके चलते हैं। और ये किस मेथड की हेल्प से, इसको हम लोग बोलते हैं ऑफसेट मेथड। किस मेथड की हेल्प से, बाय हेल्प ऑफ ऑफसेट मेथड की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, यील्ड स्ट्रेस फाइंड करते हैं। जिस मटेरियल में यील्ड पॉइंट क्या नहीं किया जाता है, जिस जो यील्ड पॉइंट को क्या नहीं करता, शो नहीं करता है, उसमें हम लोग करते हैं। तो आपने ध्यान देना है कितने परसेंट पे, 0.2% पे। और जो ये स्ट्रेस होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रूफ स्ट्रेस। प्रूफ स्ट्रेस यहाँ पे क्या बोला है, मिनिमम यील्ड स्ट्रेस ऑब्लिक 0.2% प्रूफ स्ट्रेस बोलते हैं। तो ये किस मेथड से फाइंड किया जाता है डियर स्टूडेंट्स, ऑफसेट मेथड से, ऑफसेट मेथड। तो एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किस मेथड की हेल्प से आप इस पॉइंट को फाइंड करते हैं, बाय हेल्प ऑफ द ऑफसेट मेथड। ध्यान देना है कि इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, इसी टेंजेंट के पैरेलली हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये लाइन जिस पॉइंट पे कर्व को क्या करता है, कट करता है, वहाँ पे आने वाला स्ट्रेस प्रूफ स्ट्रेस कहलाता है। उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, यील्ड स्ट्रेस बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें। तो अब आपको कोड का पूरा क्लियर हो गया कि हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में हम लोग क्यों उसको कंसीडर करके चलते हैं, माइल्ड स्टील को क्यों कंसीडर करते हैं, किसी अनदर को क्यों नहीं कंसीडर करते हैं, और हमारे को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैसे फाइंड करते हैं। और वैसे आपको पता होना चाहिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द स्लोप ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ मटेरियल। अगर आप कंक्रीट के केस में देखेंगे तो कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाइए। अगर आप स्टील के केस में देखना चाहते हैं तो स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाइए। तो वहाँ से जो वैल्यू आती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइल्ड स्लोप जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। इसी को ही हम लोग यंग मॉडुलस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब हमने ये भी समझ लिया कार्बन परसेंटेज का, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं हमारे पास है एक CTD बार, कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म्ड बार होता है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म्ड बार बोलते हैं। और जो नेक्स्ट है हमारे पास TMT, ठीक है, थर्मो मैकेनिकल ट्रीटेड बार बोलते हैं। तो जनरली जो हम लोग प्रैक्टिस में यूज़ करते हैं वो हमारे पास कौन सा होता है, TMT बार होता है। कौन सा होता है, TMT बार होता है। तो TMT बार का मतलब होता है, ध्यान से समझना है इसको, TMT बार जो है हमारे पास ये इस तरीके का एक बार होता है। इसके अंदर क्या होता है, ये एक कोर होता है, ठीक है ना, इस तरीके का कोर है। और ये कोर कैसा होता है, ये सॉफ्ट होता है। जो कोर है ये कैसा है, सॉफ्ट। और जो आप देखेंगे दूसरा, और ये हमारे पास है, ये हमारे पास क्या होता है, हार्ड होता है। तो ये अंदर से क्या होता है, सॉफ्ट होता है, और आउटर से कैसा होता है, हार्ड होता है।
इसीलिए जब हार्ड ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा हार्ड होगा उसकी उतनी ज़्यादा क्या होगी, स्ट्रेंथ होगी, और जो जितना ज़्यादा सॉफ्ट होगा उसकी डक्टिलिटी क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। तो ये डक्टिलिटी और हार्डनेस दोनों को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। दैट्स वाई टीएमटी बार को हम लोग जनरली क्या करते हैं, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सीटीडी बार, कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म्ड बार होता है। इसको हम लोग कोल्ड मतलब कोल्ड प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, इसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के थ्रू मैं इसको समझाऊंगा और अच्छे से। ठीक है, तो अभी आपने टेंशन नहीं लेना है सीटीडी बार को लेकर के। अगर आपको इतना क्लियर हो गया है तो ठीक है। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग कंक्रीट। अब हमने कंक्रीट का देखना है कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, डियर स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन आपने लिख लेना है। डेफिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यस और नो। डेफिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेशन क्या कह रहा है, द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इज डिफाइंड, द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। यहाँ पे क्या लिख लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव। कौन सा लिख लीजिए आप, कंप्रेसिव। ठीक है, द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल below which not more than 5% of the test results are expected to fall। फेल लिखिए या फॉल लिखिए, फॉल लिख लीजिए। ठीक है, फॉल या फेल भी है। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी हमारे को कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड करना है, किसका, कंक्रीट का, तो देखते हैं हम लोग कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा है इस तरीके से M30। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ M30। तो M30 का M4 क्या होता है, मिक्स। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, M4 है मिक्स। एंड जो नंबर है 30, 30 किसको बताता है, कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को बताता है। कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को बताता है जो 30 होता है। इसका मतलब है 30 न्यूटन पर mm²। अब किसी भी कंक्रीट का जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कब होगा, जैसे आपने कोई भी कंक्रीट बनाया तो उसका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मतलब कब होगा, मतलब उसमें क्या है, कंडीशन है। तो आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, जब भी आपको कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड करना है, तो सपोज हमने कितने क्यूब्स लिए, यहाँ पे हमने 100 क्यूब्स बनाए। कितने क्यूब्स बनाए, 100 क्यूब्स। 100 क्यूब्स बनाते हैं और आपको पता है डायमेंशन क्या होता है क्यूब का। क्यूब का जो डायमेंशन होता है हमारे पास वो कितना होता है डियर स्टूडेंट्स, वो होता है हमारे पास 150 mm। ये कितना हमारे पास 150 mm, यस और नो, 150 mm। ये वाली जो डायमेंशन है ये भी कितनी है हमारे पास 150 mm, और ये वाली जो डायमेंशन है ये भी हमारे पास कितनी है 150 mm। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि सर, आपसे मेरा क्वेश्चन है, आप इसको कमेंट करके बताइए कि हम लोग 10 सेंटीमीटर क्यूब का यूज़ कब करते हैं। ठीक है, और आप नहीं बताएंगे मैं तो बताऊंगा ही, ठीक है ना, बट आपको बताना है कमेंट करके कि 10 सेंटीमीटर क्यूब को कब यूज़ करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिया 15 सेंटीमीटर क्यूब, आपने बताना है कि 10 सेंटीमीटर क्यूब को कब यूज़ करना है। अगर आपको ये पता चल जाएगा 10 सेंटीमीटर क्यूब को कब यूज़ करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये तो पता ही चल जाएगा ना, ठीक है ना। तो मैं आपको एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ यहाँ पे आपके लिए, होमवर्क के लिए है कि 10 सेंटीमीटर क्यूब को हम लोग कब यूज़ करते हैं। ओके, तो 100 क्यूब्स हमने क्या करने हैं, फ्रेम करने हैं और उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस करना। आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस करना है। पहले आपने क्या किया, 100 क्यूब्स बनाए, ठीक। 100 क्यूब्स को 28 डेज वाटर में क्या करके रख के आपने क्या करना है, उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड करना है। क्या करना है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड करना है। जब आप उसका क्या करेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड करेंगे क्यूब का, तो उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वैल्यू आएगी उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। किस में लिखना है डियर स्टूडेंट्स, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, हम लोग M30 के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं हम लोग स्टूडेंट्स, M30 के लिए कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने किया 26.5, 27.9, 28.7, 29. और ये हो जाएगा हमारे पास 30.1।
अगर डियर स्टूडेंट्स इस ऑर्डर में हमारे पास क्या आती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आती है ऑन सॉन, ये अब आगे चलता जा रहा है, ठीक है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आगे चलता जा रहा है। यहाँ पे मान लीजिए ये आगे लास्ट 38.5 और भी ज़्यादा आ सकता है। ये सब हमारे पास कितने न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में है। हमने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या किया है, रखा है। जो भी हमने 100 क्यूब्स को क्या किया, हम लोग अपने समझने के लिए 100 क्यूब्स लेते हैं, 100 क्यूब्स नहीं बनाए जाते हैं। जितना भी क्यूब होता है उसका 5% क्या नहीं होना चाहिए, सिर्फ 5% ही क्यूब क्या होना चाहिए, फॉल होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है 100 क्यूब इसलिए ले लिए जिससे स्टूडेंट्स को क्लियर हो जाए। मतलब एक क्यूब है जिसका सबसे मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आया 26.5, उसके बाद उससे ज़्यादा आ रहा है 27.9, उससे ज़्यादा 28.7, 29.8 और ये आ रहा हमारे पास 30.1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया 1 2 3 4, अच्छा एक और आना चाहिए, एक और हम लोग लेते हैं थोड़ा सा, इसको एक और देखते हैं, ठीक है, इसको हटाते हैं यहाँ से, ठीक है। हम लोग यहाँ पे लिख ले रहे हैं, जैसे कि इसको थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं, पहले इसको भी सही करना पड़ेगा, एक सेकेंड। ये हो गया मान लेते हैं 3 और ये हो गया हमारे पास 29.8 और यहाँ पे हो गया 30.1 हो गया। इस तरीके से कहने का मतलब कोड क्या कहता है कि भाई ओनली 5 टेस्ट क्या होने चाहिए, 5 टेस्ट की ही कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, 30 से कम होनी चाहिए। कहने का मतलब ये कि आपने 100 क्यूब्स को क्या किया, तैयार किया और उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या कर दिया, आपने प्लेस कर दिया कि सबसे पहले वो आएगा जिसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या सबसे कम है, उसके बाद उससे ज़्यादा है। इस तरीके से आपने 100 क्यूब्स को रख दिया। अब आपने देखना है कि 100 क्यूब में से ओनली 5 1 2 3 4 5 ही क्यूब ऐसे होने चाहिए जिसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 30 या 30 से क्या हो, कम होनी चाहिए। परंतु अगर छठवें क्यूब की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 30 या 30 से ज़्यादा नहीं होती है तो उस केस में जो 30 है वो उसकी क्या नहीं कहलाएगी, कंप्रेसिव कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नहीं कहलाएगी। क्लियर हो गया पॉइंट? समझिए दोबारा से कि आपने 100 क्यूब्स लिए, 100 क्यूब्स को आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, 100 हो गया। फर्स्ट क्यूब, सेकंड क्यूब, थर्ड क्यूब, फोर्थ क्यूब, 5 क्यूब, ओनली 5 क्यूब ऐसे होने चाहिए जिनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लेस देन क्या होनी चाहिए, 30 होनी चाहिए। ठीक है, अगर 30 से कम छठवें क्यूब की हो जाती है तो फिर हम लोग क्या कहेंगे, जो हमारे पास कंक्रीट हम जो तैयार कर रहे हैं उसकी कंप्रेसिव, उसकी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या नहीं है, 30 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर नहीं है। ये मेरा कहने का क्या था, सिंपल सा एक मतलब था। ठीक है, और 8 इज डिनोटेड बाय FCK। कैसे डिनोटेड करते हैं इसको हम लोग, 8 इज डिनोटेड बाय FCK, स्मॉल FCK जब भी आपको पूरे RCC में आपको जहाँ पे भी मिलेगा वहाँ पे आपने क्या बोलना है, FCK इज द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। फॉर एग्जांपल M40। अब आप बताइए व्हाट इज द FCK, व्हाट इज द FCK? FCK का मतलब हो गया 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर हो गया पॉइंट? FCK ध्यान से समझना इसको, FCK इक्वल टू कितना जाएगा, 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर। M, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ M? M इज द मेक्स। ओके, ये हमारे पास सिंपल सा मतलब था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसमें डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेड ऑफ कंक्रीट। क्या है हमारे पास नेक्स्ट, ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं डिफरेंट ग्रेड। तो यहाँ पे हमारे पास UPPSC में क्वेश्चन बना था कि जो भी हमारे पास ग्रेड ऑफ कंक्रीट है उसको हमने 3 डिफरेंट मतलब क्या कर रखा है, कंक्रीट्स में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट जो हमारे पास है वो है ऑर्डिनरी कंक्रीट। क्या डियर स्टूडेंट्स, ऑर्डिनरी कंक्रीट। सेकंड जो हमारे पास है वो है हमारे पास स्टैंडर्ड कंक्रीट। थर्ड जो हमारे पास है डियर स्टूडेंट वो है हमारे पास हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। क्या है बोलिए, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट ये है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास कोड दे रखा है टेबल नंबर 2, IS 456 का टेबल नंबर 2 पे जाइए आप। वहाँ पे हमारे को दे रखा है ग्रुप्स, कितने ग्रुप्स में हमने डिवाइड कर रखा है कंक्रीट को, 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा है, ऑर्डिनरी, स्टैंडर्ड एंड हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। जब आप ग्रेड डिजाइनेशन देखेंगे तो कितना हमारे पास M10
15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग अपने थोड़ा इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्या कह रहा है, ये हमारे पास हो गया M10 से स्टार्ट है, M10, M15, M20। तो कितनी ग्रेड हो गई हमारे पास यहाँ पे, ओनली 3 ग्रेड। 3 ग्रेड ऑफ कंक्रीट्स को ही हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डिनरी कंक्रीट में कंसीडर करके चलते हैं। अगर आप स्टैंडर्ड कंक्रीट की बात करते हैं तो सॉरी, ये हमारे पास कितना है, 20 है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कितना, M25, M30, M35, M40, M45, M50, M55। ओके, 25, 30, 35, मतलब कितने का डिफरेंस लेके चलना है, 5 का डिफरेंस लेके चलना है। 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55। तो कितना हो गया टोटल हमारे पास, 1 2 3, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7। क्या 7 है हमारे पास, 3 3 + 6 7। तो इसके कितने 7 क्या हो गए हमारे पास, स्टैंडर्ड ग्रेड ऑफ कंक्रीट हो गई। अगर आप हाई स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो यहाँ पे कितना हो गया, M60, M65, M70 और ये हो गया हमारे पास M75, लास्ट है M80। ये देखिए M60, M65, 70, 75, 80। इसका मतलब ये कितना हो गया हमारे पास 5। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है अकॉर्डिंग टू BIS, ध्यान समझना इसको, अकॉर्डिंग टू BIS जो क्लासिफिकेशन ऑफ कंक्रीट है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंक्रीट ग्रेड कितना है डियर स्टूडेंट्स, बोलिए। अगर आपसे टोटल पूछा जाएगा तो कितना है हमारे पास 15, 3 + 7 + 5, 7 + 5 12 + 3 15 ग्रेड ऑफ क्या है, कंक्रीट्स हैं। और आप टोटल देखेंगे तो कितने ग्रेड ऑफ कंक्रीट्स हैं हमारे पास, 15 ग्रेड ऑफ कंक्रीट्स हैं, M10 से लेकर के M80 के बीच में। अब देखिए एग्जाम में जो UPPSC में क्वेश्चन आया था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑर्डिनरी जो हमारे पास क्या है कंक्रीट, उसमें कितनी ग्रेड को कंसीडर किया जाता है। तो वहाँ पे ऑप्शन था 10, 8, 3 और 1। तो हमारे पास आंसर क्या था डियर स्टूडेंट्स, 3 ग्रेड ऑफ कंक्रीट को क्या किया जाता है, कंसीडर किया जाता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स को टेबल याद रहती है, बट टेबल को ध्यान से नहीं पढ़ने के कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। वो उनको पता है परंतु इतना जल्दी में है, पता नहीं क्या मतलब क्या जल्दी रहती है, तो छोटी छोटी चीज़ों को क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। कोड क्या कह रहा है, इन द डिजाइनेशन ऑफ कंक्रीट मिक्स M रेफर्स टू द मिक्स एंड द नंबर, जो नंबर है जैसे 80, 75, 65 to the specified compressive strength of 150 mm size cube at 20 days expressed in Newton per mm square। जो नंबर होता है ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को बताता है। जब आप क्या है 150 mm क्यूब को 20 डेज क्या करते हैं, वाटर में क्योर करते हैं, उसके बाद आप जब उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड करते हैं तो वो जो नंबर है जैसे 70, 80, 75, ये उस नंबर को क्या कर रहा है, बता रहा है। वो किसको, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को बता रहा है। अब आपने ध्यान देना है, कोड दूसरा क्या बोल रहा है, for concrete of compressive strength greater than M55। अब आपने ध्यान देना, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे मतलब हम लोग पढ़ेंगे मिक्स, हमारे पास जो मिक्स होता है वो 2 तरीके का होता है। एक होता है नॉमिनल मिक्स डिज़ाइन और सेकंड होता है डिजाइन मिक्स। जो नॉमिनल मिक्स होता है वो अप टू M20 तक एप्लीकेबल होता है और जो डिजाइन मिक्स होता है वो हम लोग जनरली M55 तक करते हैं। उसके बाद जो हम लोग करते हैं, जैसे हमारे को अगर M60 का करना है, M55 का M65 का करना है, M70 का करना है सॉरी M60 का अगर आपको डिज़ाइन करना है तो आप कैसे करेंगे। तो हम वहाँ पे कोड यही बात कह रहा है कि फॉर कंक्रीट ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ग्रेटर देन M55 डिजाइन पैरामीटर्स गिवन इन द स्टैंडर्ड मे नॉट बी एप्लीकेबल एंड द वैल्यूज मे बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्पेशलाइज्ड लिटरेचर्स एंड एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। हम वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि इन रेशियोज़ पे क्या हमारे को सेम स्ट्रेंथ मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है, उसी के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, उसको डिज़ाइन करते हैं। अब माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हुआ, अमेंडमेंट हुआ था 2013 में। क्या हुआ, अमेंडमेंट हुआ था 2013 में। तो इसमें कुछ अमेंडमेंट हुए थे
और वो अमेंडमेंट हमको पता होना चाहिए कि जो IS 456-2000 में क्या क्या अमेंडमेंट हुए थे। तो ये जो टेबल है, ये तो यही टेबल है, हम लोग जो ये टेबल देख रहे हैं यहाँ पे, सॉरी, ये टेबल तो हमारे पास सेम टेबल है जो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये तो सेम टेबल है हमारे पास। बट इस टेबल को देखिए थोड़ा सा, ये हम लोग इसको जूम कर लेते हैं, ठीक है, जिससे ठीक। तो यहाँ पे देखिए जो ऑर्डिनरी कंक्रीट है उसमें तो हमारे पास 10, 15, 20 है। क्या इसमें भी ऑर्डिनरी में 10, 15, 20 है? यस। अगर हम लोग स्टैंडर्ड कंक्रीट में बात करते हैं तो ये M25 से M60 तक है, जबकि ये कितना हमारे पास M25 से कहाँ तक है? 55 तक है। नेक्स्ट, इसमें हमारे पास क्या है? 60 से 80 है, जबकि यहाँ पे क्या है? 65 से 100 है। कितना बोलिए? हम लोग यहाँ पे लिख ले रहे हैं 10 to 20, 25 to 60, 65 to 100। तो एज जो हमारे पास अमेंडमेंट हुआ था 2013 में, उसमें जो कोड है वो कहाँ तक बता रहा है? वो इसमें 100 तक बता रहा है। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स 3 से 4 क्वेश्चंस बने हुए हैं, वो मैं आपको ओरली बताना चाहता हूँ। JPSC गुजरात, GPSC गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन के असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम में पूछा गया था कि आफ्टर अमेंडमेंट 2013 M60 ग्रेड ऑफ कंक्रीट को हमने क्या किया है? जो चेंज किया है वो हमने हाई मतलब स्टैंडर्ड कंक्रीट से हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में किया है, या हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट से हमने स्टैंडर्ड कंक्रीट में किया है, या फिर स्टैंडर्ड से हमने ऑर्डिनरी में किया है। इस तरीके के हमारे पास 4 ऑप्शंस थे। तो आप खुद बताइए, पहले M60 किस में आता था? हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में आता था। बट आफ्टर 2013, आफ्टर अमेंडमेंट ऑफ 2013 या आफ्टर अमेंडमेंट ऑफ IS 456, M60 ग्रेड कंक्रीट कंसीडर्ड इन स्टैंडर्ड कंक्रीट, स्टैंडर्ड ग्रेड ऑफ कंक्रीट में क्या किया जाता है? कंसीडर किया जाता है। यस और नो? तो आपने ध्यान देना है कि जो M60 को अब स्टैंडर्ड ग्रेड ऑफ कंक्रीट में कंसीडर किया जाता है, ना कि हाई स्ट्रेंथ ग्रेड ऑफ कंक्रीट में कंसीडर किया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये बना था। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास डियर स्टूडेंट्स ये बनता है कि हमारे को 4 ऑप्शन दे रखे थे, उसमें एक ऐसा ऑप्शन था कि ये कौन सा ग्रेड ऑफ कंक्रीट को IS 456 जो 2000 है वो उसके बारे में नहीं बताता है। तो ऑप्शन थे हमारे पास M70, M75, M80 एंड M90, इस तरीके के क्वेश्चंस थे। तो यू नो वेरी वेल, ये जो हमारे पास IS 456 है, जो पहले हमारे पास बिफोर अमेंडमेंट, ये ओनली M80 तक ही अपनी क्या रखता था? बातों को बताता था कि इतना ही है। अब ये कहाँ तक बताता है? अब ये 100 तक बताता है। तो आपने ध्यान देना है, क्या अमेंडमेंट की बात की है या नहीं की है? ठीक है ना? अमेंडमेंट की बात कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है? अगर वो सिंपल IS 456 2000 लिख करके देता है तो आपने इन डाटाज का क्या करना है? यूज़ करना है। अगर वो अमेंडमेंट की बात करता है तो आपने इन डाटा का क्या करना है? यूज़ करना है। और देखते हैं, और कुछ तो नहीं है। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। क्या है हमारे पास? टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, क्लॉज नंबर है 6.2.2। द फ्लेक्सुरल एंड स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ शैल बी ऑब्टेन्ड एज डिस्क्राइब्ड इन IS 516 and IS 5816 respectively when the designer wishes to use an estimate of the tensile strength from the compressive strength। कहने का मतलब क्या है? टेंसाइल स्ट्रेंथ okay, tensile strength from the compressive strength, from the compressive strength, the following formula may be used: flexural strength FCR इक्वल टू डियर स्ट्रेंथ किसके है? 0.7 अंडर रूट FC के। किसके इक्वल है डियर स्टूडेंट? ये हमारे पास है, ये हमारे पास जो फॉर्मूला है ये हमारे पास 0.7 अंडर रूट FC के। आपने ध्यान देना है कि अगर आपने ना तो टेंसाइल स्ट्रेंथ किया
मतलब फ्लेक्चर टेंसाइल स्ट्रेंथ किया, ना ही आपने स्प्लिटेड टेंसाइल स्ट्रेंथ किया, आपने तो सिर्फ क्या कर लिया, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड किया। उसी के बेसिस पे ही आप क्या कर रहे हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ फाइंड करना चाह रहे हैं। तो कोड कहता है कि आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले की हेल्प से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। कोड ये, अच्छा इसी को ध्यान से समझना, इसको हम लोग दूसरे किसके नाम से जानते हैं, मॉडुलस ऑफ रप्चर। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ रप्चर फॉर M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, तो आपने ध्यान देना वो हमारे पास यही है, मॉडुलस ऑफ रप्चर कहिए या फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ कहिए या फिर और आप इसको क्या कह सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, और आप इसको क्या कह सकते हैं, और कह सकते हैं आप इसको फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, क्या कह सकते हैं, फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। एग्जाम में इन तीनों से ही क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ रप्चर एंड व्हाट इज द फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। इन सब का सेम फॉर्मूला है 0.7 अंडर रूट FCK, 0.7 अंडर रूट FCK। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। और जितने भी हमारे पास स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ कीजिए या डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट कीजिए, वो सब वैल्यू, या फिर आप फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सुरल का मतलब होता है बेंडिंग के कारण, लोड के कारण बेंडिंग के कारण जो टेंसाइल स्ट्रेसेस आ रहे हैं, बेंडिंग के कारण कौन से आते हैं, आपने एक इक्वेशन पढ़ा होगा, इक्वेशन क्या हमारे पास, बेंडिंग इक्वेशन, ठीक है, बेंडिंग इक्वेशन इलास्टिक डिफॉर्मेशन में स्टडी करते हैं। तो ये होता है M/I इक्वल टू σ/y इक्वल टू E/R। यस और नो, व्हाट इज द सिग्मा बी। अगर आप टी की बात करते हैं, सिग्मा BT का मतलब क्या है, स्ट्रेस, बी मतलब बेंडिंग, टी मतलब टेंशन, मतलब बेंडिंग टेंशन स्ट्रेस। अगर आप इस फॉर्मूले से करते हैं तो ये हमारे पास क्या आएगा, बोलिए, ये हो जाएगा हमारे पास M/I इंटू वाई। ये किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कैन नॉट ग्रेटर देन FCR। ये बात ध्यान देना आपने, ये हमारे पास इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या होता है, FCT, सॉरी कम स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ ST लिख लीजिए, ये होता है 2P/πDL। बाय हेल्प ऑफ दिस फार्मूला हम लोग क्या करते हैं, स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ फाइंड करते हैं कंक्रीट का, और इससे हम लोग फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ फाइंड करते हैं। वो हमारे पास है बाय हेल्प ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो हमारे पास क्या है, 0.7 अंडर रूट FCR। तो कोई भी टेंसाइल वैल्यू कंक्रीट की 0.7 अंडर रूट FCK से क्या नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये आपको सिंपल सा पॉइंट याद रखना है। अब हमारे पास, अब आपको डाउट आ रहा होगा कि सर स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ का आपने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया। यस, हम लोग इसको कंक्रीट टेस्ट हैं, वहाँ पे हम लोग इनको देखेंगे कि कंक्रीट टेस्ट के जितने भी डिस्ट्रक्टिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव जो भी टेस्ट हैं, हम उनको एक साथ देखेंगे, ठीक है ना। तो वो हमारा कंक्रीट का पार्ट है। यहाँ पे हम लोग RCC में कंक्रीट को थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर आप मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास किससे डिनोटेड किया जाता है, EC इक्वल टू किसके होता है, 5000 अंडर रूट FCK। ये क्या एक एम्पेरिकल फॉर्मूला है, इट इज़ गिवन बाय कोड, यस और नो। EC इक्वल टू 5000 अंडर रूट FCK, ये हमारे पास क्या एक एम्पेरिकल फॉर्मूला है, वेयर EC इज द शॉर्ट टर्म स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन न्यूटन पर mm²। Actual measured value may differ by ±20% from the value obtained from the above expression। मतलब जो आपने क्या किया, एक्चुअल वैल्यू फाइंड किया। एक्चुअल वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे, एक्चुअल वैल्यू तो आप कहाँ से पता करेंगे डियर स्टूडेंट्स, वो तो हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन क्या करेंगे, डायग्राम जो बनाएंगे वहाँ से हमारे को क्या मिलेगी, वैल्यू मिलेगी, जैसा नो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, एक इस तरीके से ले लिया कंक्रीट का, ये हमारे पास क्या है, कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। तो यहाँ पे क्या है सिग्मा और यहाँ पे क्या हमारे पास एप्सिलॉन, ठीक है।
तो अब आपने ध्यान देना है, हमारे पास 3 तरीके का टेंजेंट रहता है जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं। वो हमारे पास कितने टाइप्स का है? वो हमारे पास 3 टाइप्स का है, जिसमें हम लोग किस किस की बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं EIT, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग ET, और नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं इस तरीके से हम 3 की बात कर रहे हैं। EIT ये हो गया इनिशियल टेंजेंट ऑफ मॉडुलस। क्या कहेंगे इसको हम लोग? बोलिए, इनिशियल टेंजेंट ऑफ मॉडुलस। इसका मीनिंग क्या है कि जो भी आपने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाया है उसके इनिशियल पॉइंट पे या फिर आप ओरिजिन पॉइंट पे क्या कीजिए, इनिशियल पॉइंट पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। जैसे ये हमारे पास पॉइंट हो गया यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, ठीक है। या फिर ये अभी नहीं आया, गलत है ये है। और यहाँ पे जो बनने वाला एंगल होगा, ये जो हमने क्या बना दिया, एक एंगल बना दिया, यस और नो। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? EI और T बोलते हैं। व्हाट इज दिस? EIT, इनिशियल टेंजेंट ऑफ मॉडुलस। इट इज द स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ कंक्रीट। ET का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? ET का मतलब होता है टेंजेंट मॉडुलस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? टेंजेंट मॉडुलस। क्या बोल रहे हैं इसको हम लोग? टेंजेंट मॉडुलस। क्या बोल रहे हैं इसको? टेंजेंट मॉडुलस। इसका मतलब है कि आप किसी भी पॉइंट पे, मान लो ये पॉइंट लिया और इस पॉइंट पे आप क्या करिए, एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। जो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, और उसके साथ बनने वाला क्या होगा, जो एक एंगल होगा इस तरीके से। तो आप क्या कीजिए, एक आप लाइन ऐसे कीजिए, तो ये एंगल जो होगा यहाँ पे, ये जो एंगल है इसको हम लोग क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स? इसको बोलेंगे हम लोग ET। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? ET। और एक हमारे पास क्या डियर स्टूडेंट्स, जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ मान लीजिए ये हमारे पास है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग आगे ऐसे ले जाते हैं, और ये जो कर्व है ना, एक्चुअल में जो कर्व बनेगा वो हमारे पास किस तरीके से बनेगा, ये इस तरीके से कर्व बनता है, ठीक है। इस तरीके से कर्व बनता है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं जो स्ट्रेंथ है, ये हमारे पास क्या है? FCK। क्या है हमारे पास? FCK का 1/3, मतलब यहाँ पे हमारे पास अगर ये इस पॉइंट पे क्या मिलता है हमारे को? FCK मिलता है। तो एक ये पॉइंट होगा हमारे पास यहाँ पे कहीं, इस पॉइंट पे हमको क्या मिला होगा? FCK/3 मिलेगा। तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप क्या करिए, एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, ठीक है। इस पॉइंट पे